नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खाजूवाला की कॉकटेल में। दोस्तों, यदि आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं और दोस्तों यदि आपको भूगोल ज्योग्राफी के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जानने हैं जिनके आने का चांस आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत बहुत ज़्यादा हो, तो दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर ज्योग्राफी का एक ऐसा पेपर बनाकर लाया हूँ जिसके दोस्तों काफ़ी क्वेश्चंस आपको आपके बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हमारे इस पेपर को। तो इसमें आप ऊपर ही ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लास, यानी कि दोस्तों आपकी कक्षा कौन सी है। तो आपकी कक्षा है 12th आर्ट्स, ठीक है। और दोस्तों नीचे आपको सब्जेक्ट दे रखा है इस पेपर का ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल। और साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, इस पेपर में जो आपको टोटल टाइम मिलेगा वो मिलेगा 2 घंटे 45 मिनट का। और साथ ही इस पेपर के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हैं 56, यानी कि दोस्तों 56 नंबर का ये जो पेपर है वो रहने वाला है। तो इस प्रकार से हमारे पास में सामान्य निर्देश हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिए। दोस्तों, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे इस पेपर के सभी प्रश्नों को। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर ऊपर ही ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है खंड ए सेक्शन ए, यानी कि दोस्तों हमारे पास में सबसे पहले इस पेपर का सेक्शन ए है वो आता है। तो दोस्तों सेक्शन ए के अंदर जो पहला प्रश्न है वो आपको बहुविकल्पीय प्रश्न का मिलेगा। और दोस्तों पहले प्रश्न के अंदर आपको 9 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलने वाले हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न का मतलब आपको प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए होंगे, ए बी सी डी। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों तो जैसे कि हम सबसे पहले इसका जो पहला बहुविकल्पिक प्रश्न है वो पढ़ते हैं। इसमें आपको कहा गया है कि भारत की प्रथम जनगणना कब आयोजित की गई थी। तो आपको पहला ऑप्शन ए दे रखा है 1872 में, बी ऑप्शन 1873 में, सी ऑप्शन 1874 में, डी ऑप्शन 1875 में। तो दोस्तों चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1872 में, यानी कि भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी, 1872 में हुई थी। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन है वो करेक्ट होने वाला है। बाकी दोस्तों सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का दूसरा जो प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको कहा है कि निम्नलिखित में से किस ऐसक का प्रयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है। यानी कि दोस्तों आपको एक ऐसे ऐसक का नाम बताना है जो कि एल्यूमिनियम का विनिर्माण करता हो, यानी कि एल्यूमिनियम की मैन्युफैक्चरिंग करता हो। तो दोस्तों आपको काफ़ी ऐसक दे सके हैं, जैसे कि हेमेटाइट ऐसक, मैग्नेटाइट ऐसक, बॉक्साइट ऐसक, गैलेना ऐसक। तो जल्दी से दोस्तों इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि दोस्तों मैं जान सकूं कि किस विद्यार्थी की तैयारी भूगोल ज्योग्राफी विषय में अच्छी है। दोस्तों तो चलिए अब हम नीचे चलते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का तीसरा जो प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको कहा है कि कच्चे लोहे में क्या मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। यानी कि दोस्तों कच्चे लोहे में क्या मिलाकर इस्पात बनाया जाता है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है कैल्शियम, बी ऑप्शन मैग्नीज, सी है सल्फर और डी है सिलिका। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास में ज्योग्राफी का संपूर्ण पेपर है वो रहने वाला है। दोस्तों तो अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब चौथा प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य सागरीय कृषि का प्रमुख उदाहरण है। यानी कि दोस्तों आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताना है जो कि भूमध्य सागरीय कृषि में यूज होती है। तो देखिए पहली फसल है गेहूँ, दूसरी है चावल, तीसरी है अंगूर और चौथी है मक्का। जल्दी से दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बताएं। आगे आप देखिए पांचवा प्रश्न। इसमें आपको कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौतिक कारक है। तो आपको पहला ऑप्शन दे रखा है औद्योगिकरण, बी है कारखाने, सी है जलवायु और डी है बाजार। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का छठा प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको कहा है कि विश्व की प्रथम मेगा सिटी कौन सी है। तो देखिए ए ऑप्शन शिकागो, बी टोक्यो, सी न्यूयॉर्क और डी लंदन। आपको विश्व की पहली जो मेगा सिटी है उसका नाम बताना है। चलिए अब हम देखते हैं इस पेपर का सातवां प्रश्न। इसमें आपको कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। तो पहला ऑप्शन गेहूं, बी है मक्का, सी है चावल,
डी है चना। दोस्तों आपको खरीफ की फसल है उसका उदाहरण बताना है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का जो 8वां प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको कहा गया है कि भारत की जनगणना में नगरों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि दोस्तों जो भारत की जनगणना थी उसमें नगरों को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है ये आपको बताना है। तो 5 क्लास में डिवाइड किया गया है, 6 क्लास में डिवाइड किया गया है, 7 क्लास में डिवाइड किया गया है या फिर 8 क्लास में डिवाइड किया गया है। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे हमारे पास में अब इस पेपर का जो 9वां बहुविकल्पिक प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको कहा गया है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की उपरोक्त परिभाषा किसने दी। यानी कि दोस्तों ये जो वाक्य है वो किसने कहा आपको ये बताना है। तो ए ऑप्शन है एलन सी सैम्पल, बी है रेडजिल, सी है ग्रिफिथ टेलर और डी है विडाल ली लेब्लाश। तो दोस्तों जल्दी से बताइए कि ये वाक्य मानव भूगोल के संदर्भ में किसने कहा। दोस्तों तो इस प्रकार से हमारे पास में जो सेक्शन ए का जो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है वो कंप्लीट होता है। अब आगे हमारे पास में जो दूसरा प्रश्न है वो आता है जिसमें दोस्तों आपको 4 रिक्त स्थान वाले प्रश्न दिए होंगे। तो देखिए इसमें आपको कहा भी गया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी कि दोस्तों आपको ब्रैकेट दिया होगा वो दोस्तों आपको फिल करना है। तो देखिए दूसरे का पहला प्रश्न इसमें आपको कहा है राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे देखिए दूसरा प्रश्न हरियाली कार्यक्रम का संबंध किन संसाधनों के संरक्षण से है। तीसरा देखिए भारत का चावल उत्पादन में विश्व के अंदर कौन सा स्थान है। यानी कि भारत का जो चावल उत्पादन है वो दोस्तों विश्व में कौन सा स्थान रखता है। ठीक है, ये आपको बताना है। आगे देखिए चौथा प्रश्न नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। दोस्तों तो इस प्रकार से हमारे पास में जो दूसरा रिक्त स्थान वाला प्रश्न था वो कंप्लीट होता है। अब आगे हमारे पास में इस पेपर का जो तीसरा प्रश्न है वो आता है जिसमें दोस्तों आपको 4 अतिलघुतरात्मक प्रश्न मिलेंगे। तो देखिए पहला अतिलघुतरात्मक प्रश्न इसमें आपको कहा गया है कि आकर्षण कारकों के 2 उदाहरण लिखिए। यानी कि आपको पुल फैक्टर्स के कोई 2 एग्जाम्पल हैं वो बताने हैं। तो इसमें आप आगे देखिए दूसरा प्रश्न इसमें कहा है खनन क्या है। यानी कि दोस्तों माइनिंग क्या होती है इसका आपको मतलब समझाना है। दोस्तों इसी के नीचे अब आप तीसरा अतिलघुतरात्मक प्रश्न है वो देख सकते हैं। इसमें आपको कहा गया है कि संयुक्त क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में क्या अंतर है। यानी कि दोस्तों जॉइंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर इन दोनों के मध्य क्या डिफरेंस है ये दोस्तों आपको बताना है। आगे आप देखिए चौथा प्रश्न इसमें आपको कहा गया है कि विकासशील देशों में अंकीय विभाजक को कम करने हेतु एक सुझाव दीजिए। तो इस प्रकार से हमारे जो 4 अतिलघुतरात्मक प्रश्न है वो कंप्लीट होते हैं। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का जो खंड बी सेक्शन बी है वो आता है। तो दोस्तों इस सेक्शन बी के अंदर हमारे पास में सबसे पहले लघुतरात्मक प्रश्न है वो आएंगे। यानी कि दोस्तों शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से वो आएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं चौथा लघुतरात्मक प्रश्न। इसमें आपको कहा गया है कि प्राकृतिकवाद से आप क्या समझते हैं। यानी कि दोस्तों इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या होता है ये दोस्तों आपको बताना है। आगे आप देखिए 5वां प्रश्न नव निश्चयवाद क्या है। यानी कि न्यू डिटर्मिनिज्म है वो दोस्तों क्या है ये आपको बताना है। दोस्तों तो चलिए अब हम 5वें प्रश्न के नीचे जो छठा प्रश्न है वो देखते हैं। इसमें आपको कहा गया है कि ग्रामीण बस्ती को परिभाषित कीजिए। यानी कि दोस्तों रूरल सेटलमेंट है वो क्या होते हैं ये दोस्तों आपको बताना है। उसी के आगे हमारे पास में अब 7वां प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको कहा गया है कि नगरीय बस्तियों की समस्याओं को दूर करने के उपाय सुझाइए। यानी कि दोस्तों जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आप कैसे रिजोल्व करेंगे ये दोस्तों आपको सजेस्ट करना है, सुझाव देना है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का जो 8वां प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको कहा गया है कि जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। दोस्तों आगे हमारे पास में अब 9वां प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको कहा गया है कि प्रवास के कोई 2 प्रकार बताइए। दोस्तों इसी के नीचे 10वां प्रश्न है उसमें आपको कहा गया है
कि भारत में तारा बस्तियों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप फटाफट से इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी पर नोट करते जाइए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाकर कहता हूँ और आपसे 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको यही क्वेश्चंस आपको आपके ज्योग्राफी के पेपर में देखने को मिलेंगे। इसलिए दोस्तों इनको आप अपने पेपर को देने से पहले ज़रूर पढ़कर जाएं। दोस्तों तो अब आप आगे देख सकते हैं हमारे पास में इस पेपर का जो 11वां प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको कहा गया है कि आपके अनुसार अंग्रेजों ने भारत में तटीय बस्तियों का विकास क्यों किया। यानी कि दोस्तों यहाँ पे ब्रिटिश डेवलपमेंट क्यों हुआ है कोस्टल एरियाज में। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है। आगे आप देखिए 12वां प्रश्न। इसमें आपको कहा है निजी संपत्ति संसाधनों पर संक्षिप्त टिप्पणी है वो लिखिए। उसी के आगे 13वां प्रश्न देखिए, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं। यानी कि वाटर कंजर्वेशन है, उसे दोस्तों आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। दोस्तों 13वें प्रश्न के आगे 14वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा गया है कि बड़ी लाइन एवं छोटी लाइन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों ब्रॉड गेज और मीटर गेज इनके मध्य जो डिफरेंस है वो आपको एक्सप्लेन करना है। दोस्तों 14वें प्रश्न के आगे 15वां प्रश्न देखिए। इसमें आपको कहा है समुद्री बंदरगाह से आप क्या समझते हैं। यानी कि दोस्तों सी पोर्ट से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। दोस्तों तो इस प्रकार से हमारे पेपर का जो सेक्शन बी है वो कंप्लीट होता है। अब आगे हमारे पास में इस पेपर का जो खंड सी यानी कि सेक्शन सी है वो आता है। तो दोस्तों इस सेक्शन सी के अंदर हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे, यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं वो होंगे। तो दोस्तों 16वां दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसमें आपको कहा गया है कि थोक व्यापार का विश्लेषण कीजिए। यानी होल सेल ट्रेडिंग है वो क्या होती है, इसकी दोस्तों आपको एनालिसिंग करनी है। दोस्तों आप 16वें प्रश्न के अथवा में भी देख सकते हैं, आपको एक और प्रश्न देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों आपको कहा गया है कि भारत में चिकित्सा पर्यटन को समझाइए। यानी कि दोस्तों मेडिकल टूरिज्म है वो क्या होता है इंडिया के अंदर, वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों आगे आप देखिए हमारे पास में 17वां दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको कहा गया है कि आकार के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। यानी कि बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्रीज को आपको क्लासिफाई करना है। दोस्तों तो 17वें प्रश्न को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें आपको अथवा का प्रश्न है वो भी देखने को मिलता है। तो देखिए इसमें आपको कहा है कि स्वामित्व के आधार पर विनिर्माण उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। यानी कि दोस्तों बेस्ड ऑन ओनरशिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, इनको आपको क्लासिफाई करना है। दोस्तों तो चलिए अब हम 17वें प्रश्न के नीचे 18वां जो प्रश्न है वो देखते हैं। इसमें आपको कहा गया है कि जल क्रांति अभियान 2015-16 की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। यानी कि दोस्तों जो जल क्रांति अभियान था 2015-16 उसकी आपको 3 फीचर्स है वो बताने हैं, 3 फीचर्स मेंशन करने हैं। दोस्तों तो आप 18वें प्रश्न को ध्यान से देखिए। इसमें आपको अथवा का जो प्रश्न है वो भी देखने को मिलेगा। इसमें आपको कहा गया है कि जल गुणवत्ता के ह्रास के कोई 3 कारण लिखिए। यानी कि जल की जो क्वालिटी गिर रही है वो क्यों गिर रही है, आपको इसके 3 कारण है वो बताने हैं। दोस्तों तो इस प्रकार से हमारे इस पेपर का जो खंड सी है वो कंप्लीट होता है। अब आगे हमारे पास में इस पेपर का खंड द यानी कि दोस्तों सेक्शन डी है वो आता है। दोस्तों इस सेक्शन डी के अंदर जो 19वां प्रश्न है इसमें आपको कहा गया है कि भारत में कपड़ा उद्योग का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों इंडिया के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसको आपको डिटेल से डिस्क्राइब करना है। दोस्तों 19वें प्रश्न के अंदर आपको जो अथवा का प्रश्न है वो देखने को मिलेगा। इसमें आपको कहा गया है कि नई औद्योगिक नीति 1991 ने भारत में औद्योगिक विकास को किस प्रकार से प्रभावित किया, इस पर दोस्तों आपको चर्चा करनी है। ठीक है, आगे आप देखिए 20वां प्रश्न। इसमें आपको कहा है कि जनसंख्या संरचना से आप क्या समझते हैं और साथ ही नगरीय एवं शहरी जनसंख्या संरचना को समझाइए। तो इस प्रकार से 20वां प्रश्न है वो दोस्तों रहने वाला है। दोस्तों तो चलिए 20वें प्रश्न के जो अथवा का प्रश्न है वो भी देख लेते हैं। इसमें आपको कहा गया है
कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों 20वां प्रश्न रहने वाला है। दोस्तों तो अब आगे हमारे पास में इस पेपर का 21वां और 22वां प्रश्न है वो आते हैं। दोस्तों ये दोनों के दोनों प्रश्न मैप से संबंधित हैं। दोस्तों 21वें प्रश्न में आपको वर्ल्ड मैप दिया होगा, जबकि 22वें प्रश्न में आपको इंडिया का मैप दिया होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं बताया गया है कि प्रश्न क्रमांक 21 से 22 मानचित्र कार्य से संबंधित हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से कहा गया आपको। चलिए 21वां प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें आपको कहा गया है कि दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नांकित सघन जनसंख्या वाले देशों को दर्शाना है। यानी कि दोस्तों आपको वर्ल्ड का मैप दिया जाएगा, उसमें दोस्तों आपको कुछ देश दिए जाएंगे जिनमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है, सघन जनसंख्या रहती है। जैसे कि आपको देश का नाम दे रखा है पाकिस्तान, बी है श्रीलंका, सी है बांग्लादेश और डी है इंडोनेशिया। इन दोस्तों सभी देशों के अंदर बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड मैप में यह जो जगह हैं वो कहाँ कहाँ हैं। दोस्तों 22वां प्रश्न आप देखिए। इसमें आपको कहा है दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नांकित वस्त्र उद्योग केंद्रों को दर्शाइए। यानी कि आपको इंडिया का मैप दिया जाएगा। दोस्तों इंडिया के मैप में यहाँ पर आपको वस्त्र उद्योग केंद्र दिए जाएंगे। आपको बताना है कि ये वस्त्र उद्योग केंद्र इंडिया के मैप में कहाँ पर हैं। जैसे कि दोस्तों आपको बता दूँ, ये हमारे पास में स्थान है भीलवाड़ा, वडोदरा, कोयम्बटूर और वाराणसी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वस्त्र उद्योग केंद्र है वो रहने वाले हैं। आप इनको इंडिया मैप में निम्नांकित कर दीजिए। दोस्तों तो इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं में ज्योग्राफी भूगोल के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए जिनके आने का चांस दोस्तों बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं तो आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि कृपया करके अपनी बोर्ड परीक्षा से पहले इन सभी प्रश्नों को एक बार ज़रूर पढ़कर जाएं। और साथ ही दोस्तों यदि आपकी क्लास में कोई एक ऐसा फ्रेंड है जिसकी भूगोल थोड़ी वीक हो और दोस्तों उसे भी भूगोल में थोड़े अच्छे नंबर चाहिए हो, तो उसके भी ये वीडियो शेयर कर दें ताकि दोस्तों वो भी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ सके। क्योंकि दोस्तों जब आप किसी की हेल्प करेंगे तो भगवान भी आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतनी ही जानकारी थी। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।